कल्पना कीजिए, एक ऐसा बिहार जहां हर बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ना सीख जाए, हर क्लासरूम वो डिजिटल रूप से जुड़ा हो और हर शिक्षक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित हो। आज हम बिहार के शिक्षा के भविष्य को आकार देने वाली इन्हीं नीतियों और सुधारों की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास बिहार के शैक्षिक नीतियों से जुड़े कई दस्तावेज हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये नीतियां क्या हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सारी योजनाएं मिलकर वाकई बिहार को अगले दशक में देश के टॉप 10 शिक्षित राज्यों में ला सकती हैं, या ये सिर्फ कागज पर अच्छे दिखने वाले वादे हैं। चलिए इन नीतियों की परतें उधेड़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी। बिहार ने इसे लागू तो कर दिया है, लेकिन ये पहले की नीतियों से अलग कैसे है? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सिलेबस बदलने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, एनईपी 2020 को सिर्फ एक और पॉलिसी की तरह देखना वो सबसे बड़ी गलती होगी। ये सोच में एक बुनियादी बदलाव है। पुरानी शिक्षा नीति का सारा जोर इस पर था कि सिलेबस कैसे पूरा हो, परीक्षा में नंबर कैसे आए। एनईपी कहती है, रुकिए, सवाल ये नहीं है कि बच्चे ने क्या रटा, सवाल यह है कि बच्चे ने क्या समझा। हाँ। और क्या वो उस समझ को असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। इसका लक्ष्य है गुणवत्ता, पहुंच और सबसे बढ़कर रोजगार से जुड़ी शिक्षा देना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, रटने से समझना, लेकिन जमीन पर इस सोच को उतारने के लिए अब तो एक पूरा ढांचा चाहिए होगा, है ना? हाँ, इस नीति के मुख्य स्तंभ क्या हैं? कौन सी बड़ी चीजें हैं जिन पर ये पूरी इमारत खड़ी होगी? से जरूरी है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN। दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE, जो 3 से 6 साल के बच्चों की नींव तैयार करता है। तीसरा, व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली पढ़ाई का हिस्सा बनाना। चौथा, शिक्षक प्रशिक्षण को पूरी तरह से बदलना। और पांचवा, डिजिटल शिक्षा का सही इस्तेमाल करना। ये सब मिलकर इस बदलाव की गाड़ी को आगे खींचते हैं। ये तो काफी बड़ा कैनवस है। जाहिर है हर चीज पर एक साथ बराबर ध्यान देना मुश्किल होगा। तो बिहार सरकार इन सब में से किन चीजों को अपनी प्राथमिकता मान रही है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बिहार का फोकस 3 जुड़ी हुई चीजों पर है। पहला, प्राथमिक शिक्षा की नींव को हर हाल में मजबूत करना। दूसरा, शिक्षकों की गुणवत्ता और उनके प्रशिक्षण को आधुनिक बनाना, क्योंकि शिक्षक ही इस बदलाव की धुरी हैं। और तीसरा, तकनीक का इस्तेमाल करके शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलिए तो फिर नींव से ही शुरू करते हैं। आपने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन यानी FLN का जिक्र किया। बिहार में इसे निपुण भारत मिशन के नाम से चलाया जा रहा है। इसका असली मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? इसका उद्देश्य सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन ये एक क्रांतिकारी कदम है। लक्ष्य है कि 2026-27 तक हर बच्चा कक्षा 3 के अंत तक पढ़ना, लिखना और सामान्य जोड़ घटाव सीख जाए। अच्छा। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? नया ये है कि अब तक हम सिर्फ एनरोलमेंट यानी दाखिले के आंकड़े देख रहे थे कि कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं। पहली बार सरकार का फोकस लर्निंग आउटकम यानी सीखने के नतीजे पर है। ओह अच्छा, आउटकम पर। हाँ, सवाल अब ये नहीं है कि कितने बच्चे स्कूल में हैं, बल्कि ये है कि वे स्कूल में क्या सीख रहे हैं। यह पूरी शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही तय करता है। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है, आंकड़ों से आगे बढ़कर असलियत देखने की कोशिश। लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए स्कूलों में हो क्या रहा है? एक क्लासरूम जहां निपुण भारत लागू हो रहा है, वो पहले के क्लासरूम से अलग कैसे दिखेगा? बहुत अच्छा सवाल है। पहले का क्लासरूम कैसा होता था? बच्चे चुपचाप बैठे हैं, टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं और बच्चे उसे कॉपी कर रहे हैं। निपुण भारत का क्लासरूम शोरगुल वाला, जिंदा दिल क्लासरूम है। हाँ। यहाँ बच्चे जमीन पर गोले में बैठे हैं, खिलौनों और तस्वीरों की मदद से अक्षर और गिनती सीख रहे हैं। यहाँ कहानियां सुनाई जा रही हैं, कविताएं गाई जा रही हैं। सीखने को एक बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार गतिविधि बनाया जा रहा है। खेल खेल में सिखाना। बिल्कुल। इसके लिए शिक्षकों को खास ट्रेनिंग दी गई है कि बच्चों को खेल खेल में कैसे सिखाया जाए। FLN के साथ साथ एक और शब्द बार बार सुनने में आता है, समग्र शिक्षा। ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? क्या ये एक ही योजना के दो नाम हैं? नहीं, इन्हें ऐसे समझिए कि FLN एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो एक खास बीमारी मतलब बुनियादी शिक्षा की कमी का इलाज कर रहा है। अच्छा। और समग्र शिक्षा एक पूरा अस्पताल है जो मरीज
यानी स्कूल की हर जरूरत का ख्याल रख रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। जी, समग्र शिक्षा एक बहुत बड़ी योजना है जो प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक की पूरी स्कूली शिक्षा को एक साथ देखती है। इसमें स्कूल की बिल्डिंग बनाने से लेकर स्मार्ट क्लास, लड़कियों के लिए टॉयलेट, शिक्षकों की ट्रेनिंग और दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं सब कुछ शामिल है। तो एफएलएन इसी का एक हिस्सा है। हाँ, एफएलएन मिशन भी इसी समग्र शिक्षा अभियान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। समझ गया। तो नींव मजबूत करने के लिए हमारे पास एफएलएन और समग्र शिक्षा जैसी योजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं को क्लासरूम में हकीकत कौन बनाएगा? जाहिर है, हमारे शिक्षक। किसी भी शिक्षा प्रणाली की असली ताकत तो उसके शिक्षक ही होते हैं। यहाँ बिहार में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं? शिक्षकों के मामले में बिहार एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सबसे बड़ा बदलाव भर्ती प्रक्रिया में है। भर्ती प्रक्रिया में? हाँ, पहले की विकेंद्रीकृत व्यवस्था से हटकर अब बीपीएससी जैसी केंद्रीकृत परीक्षाओं पर जोर है। ये बहुत बड़ा कदम है। पहले की व्यवस्था में मतलब स्थानीय स्तर पर भाई भतीजावाद और गुणवत्ता में कमी की शिकायतें आम थीं। इस नई प्रणाली का लक्ष्य है कि शिक्षक की भर्ती सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर हो, चाहे वो बिहार के किसी भी कोने से हो। तो इससे पारदर्शिता बढ़ी हुई? बिल्कुल, इससे पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने की कोशिश की जा रही है। ये तो हुई नए शिक्षकों की बात, लेकिन उन लाखों शिक्षकों का क्या जो कई सालों से सिस्टम में हैं? क्या उनके लिए भी कुछ सोचा गया है? क्योंकि असली बदलाव तो उन्हें ही लाना है ना। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है। सिर्फ नए शिक्षक भर्ती कर लेना काफी नहीं है। जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी नई विधियों से अपडेट करना जरूरी है। इसके लिए ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऑनलाइन? जी, दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षक अपने समय के हिसाब से नए नए कोर्स कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि गतिविधि आधारित लर्निंग कैसे कराएं या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें। कोशिश ये है कि नए और पुराने दोनों तरह के शिक्षक एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। तकनीक की बात आई तो यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। बिहार के कई गांवों में आज भी बिजली कटौती और खराब इंटरनेट एक सच्चाई है। ऐसे में स्मार्ट क्लासरूम और ई कंटेंट की बातें कितनी जमीनी हैं? क्या हम एक और डिजिटल डिवाइड यानी अमीर और गरीब बच्चों के बीच एक और खाई बनाने का जोखिम नहीं उठा रहे? बल्कि एक सफर की तरह देखना होगा। अभी शुरुआती चरण में उन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम लग रहे हैं जहां बिजली और थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी है। साथ ही ई लॉट्स जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस पर सारा कंटेंट उपलब्ध है। ई लॉट्स? हाँ, ई लॉट्स। सोचिए, अगर किसी स्कूल में गणित के अच्छे शिक्षक नहीं हैं, तो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ सकते हैं। ये तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है। ये गुणवत्ता को हर जगह पहुंचा सकती है। हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन ये भविष्य का रास्ता है और इस पर चलना ही होगा। चलिए, तकनीक और शिक्षकों से आगे बढ़कर उस जगह की बात करते हैं जहां ये सब होता है, यानी स्कूल की इमारत। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए क्या कार्यक्रम है? क्योंकि एक टूटी फूटी इमारत में सीखने का माहौल बनाना मुश्किल है। बिल्कुल, एक अच्छा सीखने का माहौल बनाने के लिए भौतिक बुनियादी ढांचा बहुत जरूरी है। अब ध्यान सिर्फ बिल्डिंग बनाने पर नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देने पर है। जैसे स्कूलों में चारदीवारी बनाने का काम, ताकि बच्चे, खासकर लड़कियां, सुरक्षित महसूस करें। लड़के और लड़कियों के लिए अलग और साफ सुथरे शौचालय बनाना एक बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि इस एक वजह से कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती थीं। सही। पीने का साफ पानी और जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त क्लासरूम बनाने पर भी जोर है। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन सीखने के अनुभव पर इनका बहुत बड़ा असर पड़ता है। ढांचे के अलावा कुछ और सहायक योजनाएं भी हैं, जैसे मिड डे मील, जिसे अब पीएम पोषण कहा जाता है। इसे अक्सर सिर्फ दोपहर के भोजन की योजना के तौर पर देखा जाता है। शिक्षा के नतीजों से इसका क्या सीधा संबंध है? इसका संबंध बहुत गहरा और सीधा है। मैं हाल ही में एक ग्रामीण स्कूल में थी, जहां एक शिक्षक ने बताया कि पहले दोपहर के बाद बच्चे सुस्त हो जाते थे, उनका ध्यान नहीं लगता था, लेकिन अब खाना खाने के बाद उनमें एक नई ऊर्जा होती है। अच्छा। यह सिर्फ पोषण नहीं है, ये सीखने की ऊर्जा है। पीएम पोषण 2 और महत्वपूर्ण काम करता है। पहला, ये स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, अटेंडेंस को बढ़ाता है, क्योंकि भोजन के लिए कई गरीब बच्चे स्कूल आते हैं। और दूसरा, ये उनके ठहराव, डिटेंशन में भी सुधार करता है, यानी बच्चे स्कूल बीच में छोड़कर नहीं जाते। तो ये पोषण, उपस्थिति और शिक्षा तीनों को एक साथ साधता है। ये एक दिलचस्प जुड़ाव है।
और समावेशी शिक्षा के बारे में क्या? CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या खास पहले हैं ताकि वे पीछे न छूट जाएं? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सोच में काफी बदलाव आया है। पहले इन बच्चों के लिए अलग स्कूल होते थे, लेकिन अब जोर उन्हें मुख्यधारा के स्कूलों में ही पढ़ाने पर है। अच्छा, मेन स्ट्रीमिंग पर। हाँ, इसके लिए विशेष शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं जिन्हें इन बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण मिला हो। साथ ही उन्हें जरूरी सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, सुनने की मशीनें या ब्रेल किट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के सीख सकें। मकसद सिर्फ उन्हें शिक्षित करना नहीं, बल्कि उन्हें ये महसूस कराना है कि वे भी समाज का एक बराबर हिस्सा हैं। तो ये तो हुई स्कूली शिक्षा की एक पूरी तस्वीर। लेकिन शिक्षा तो स्कूल पे खत्म नहीं होती है। बिहार से हर साल लाखों छात्र उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। इस ब्रेन ड्रेन को रोकने और राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए क्या हो रहा है? उच्च शिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस पर भी काम हो रहा है। नए विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मौजूदा संस्थानों की गुणवत्ता सुधारना। एक बहुत दिलचस्प पहल है कौशल विश्वविद्यालयों, मतलब स्किल यूनिवर्सिटीज की स्थापना। कौशल विश्वविद्यालय का जिक्र बहुत दिलचस्प है। क्या ये पारंपरिक डिग्री कॉलेजों जैसे BA या BSc कराने वाले कॉलेजों के लिए एक चुनौती है, या ये एक अलग खाई को भर रहे हैं? मतलब एक छात्र जो आर्ट्स में डिग्री ले रहा है और एक जो स्किल यूनिवर्सिटी से लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, दोनों के भविष्य में क्या फर्क होगा? जी, मेरा मतलब है कि ये एक दूसरे के लिए चुनौती नहीं बल्कि पूरक है। पारंपरिक डिग्रियां आपको एक विषय का गहरा ज्ञान देती हैं जो रिसर्च और एकेडमिक जगत के लिए जरूरी है। वहीं स्किल यूनिवर्सिटी सीधे तौर पर उद्योग की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को तैयार करती है। उद्योग की जरूरत है? बिल्कुल। बिहार में उद्योग आ रहे हैं, उन्हें आज प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन से लेकर ड्रोन ऑपरेटर और डेटा एनालिस्ट तक की जरूरत है। स्किल यूनिवर्सिटी इसी खाई को भर रही है। इसका लक्ष्य है कि बिहार का युवा बिहार में ही अच्छी नौकरी पा सके। ये ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलने की एक कोशिश है। तो अब अगर हम सब कुछ एक साथ जोड़कर देखें, NEP 2020 का नया नजरिया, FLN की मजबूत नींव, समग्र शिक्षा का पूरा ढांचा, BPSC से आए नए शिक्षक, डिजिटल क्लासरूम, PM पोषण का सहारा और स्किल यूनिवर्सिटी का भविष्य, क्या इनसे वो बड़ी तस्वीर बनती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था? क्या ये बिहार को बदल सकता है? बिल्कुल। अगर हम इन सबको अलग-अलग योजनाओं की तरह देखेंगे तो हम बड़ी तस्वीर देखने से चूक जाएंगे। ये सब कुछ मिलकर एक ही चीज का निर्माण कर रहा है, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। मानव पूंजी। जी, देखिए इसका कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। आज आप बच्चों की शिक्षा पर 1 रुपया लगाएंगे तो 20 साल बाद वही बच्चा एक कुशल इंजीनियर, एक सफल उद्यमी या एक अच्छा डॉक्टर बनकर राज्य की अर्थव्यवस्था में 10 रुपए का योगदान देगा। ये कोई खर्चा नहीं, ये बिहार के भविष्य में सबसे बड़ा निवेश है। सही। एक शिक्षित और कुशल आबादी ही किसी भी राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। ये नीतियां उसी संपत्ति को बनाने की एक संगठित कोशिश है। शिक्षा सिर्फ स्कूलों के बारे में नहीं है, ये बिहार के भविष्य के बारे में है। अगले व्याख्यान में हम बिहार की अर्थव्यवस्था और विकास कार्यक्रमों का पता लगाएंगे।